जरा ध्यान से I2 के बारे में तो आप पढ़ लिए हो। अब जो बात बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा। I2 का बाबू रिएक्शन अगर आपने करवाया है, दो फेज होता है। अगर NH3 गैसेस फेज में करवा रहे हो, NH3 के गैसेस फेज में करवा रहे हो गैस में, तो आपको नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन यही NH3 के एक्वस एक्वस NH3 से करवाते हो आप, तो एक्वस NH3 के साथ ये रिएक्शन देता है NH3 और Ni3 में चेंज हो जाता है, जो कि आपका एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। पहले तो आप ये बैठा लो कि NH3 गैसेस फेज में नो रिएक्शन, एक्वस फेज में NH3 Ni3 में चेंज हो जाता है, जो कि एक्सप्लोसिव होता है। दूसरी बात कि अगर हमने I2 का रिएक्शन, ठीक है ना, I2 जो है, पहला बात तो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। I2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में यार ये इनसॉल्युबल होता है, बट soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हो, CaCl3 ले लो या फिर CCl4। तो I2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है। दूसरी बात बाबू कि I2 का रिएक्शन, आप बताओ I2 का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करवाएं, कोल्ड एंड डाइल्यूट है। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था X2 का रिएक्शन OH माइनस X माइनस XO माइनस Na है तो बना लेगा NaX NaOX का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि ये सेम ही रिएक्शन NaOH के साथ अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करवाएं तो क्या होगा? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में आपको बनता है NaX प्लस NaXO3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, x के जगह अगेन फिर से हम लोग यहाँ पे चूंकि I2 लिए हैं तो x के जगह आपको I ले लेना है, यहाँ भी x के जगह I ले लेना है, यहाँ भी आपको I चेंज कर देना है, यहाँ भी आपको I में चेंज कर देना है, क्योंकि आप लिए हो I। ठीक है ना, Cl रहेगा तो Cl में NaCl NaOCl Br NaBr NaOBr I रहेगा NaI NaOI। दूसरा कि I2 का रिएक्शन अगर आप स्टार्च पेपर से करवाते हो तो स्टार्च पेपर में एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। I2 स्टार्च पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होके एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, I2 का अगर आपने स्टार्च पेपर पे रिएक्शन करवाया तो जैसे ही स्टार्च पेपर पे अगर आप एक भी ड्रॉप I2 का डालते हो पेपर पे, तो ये क्या करता है कि रिएक्ट करके एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसके साथ स्टार्च पेपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेता है। ठीक है, क्या तैयार कर लेता है? एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेगा, जिस कॉम्प्लेक्स का कलर जो होगा वो ब्लू ऑब्लिक ब्लैक कलर का होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? ब्लू ऑब्लिक ब्लैक कलर का आपको कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। तो ये भी बैठा लेना। इसके साथ वो I2 भी खत्म हुआ। अब कुछ हैलोजन के कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इंटर हैलोजन पढ़ेंगे, फिर स्यूडो हैलोजन, स्यूडो हैलाइड, पॉली हैलाइड, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ के आपका हैलोजन समाप्त हो जाएगा। तो आइए जरा ध्यान से समझते हैं, अच्छे तरीका से इस सब पे वर्कआउट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा हेडिंग होने वाला है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हैलोजन। क्या बात करेंगे हम लोग? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ हैलोजन। हैलोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में आता है बाबू इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड के बारे में।
तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीहैलाइड्स के बारे में। फोर्थ में हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन के बारे में। फिफ्थ में स्टडी करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ये कुछ टर्म्स है, 1 2 3 4 5, ये सब आपको स्टडी करना है, एक एक कर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। ध्यान से समझना बाबू, क्या हमने बोला, सबसे फर्स्ट में हमारा हेडिंग होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटर हैलोजन कहते हैं जब दो हैलोजन का आपस में रिएक्शन करवाते हो तो करने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं इंटर हैलोजन। मान लो कि मैंने यहाँ पे दो हैलोजन लिया है X2 और ये Y2। मैंने बोला X2 भी हमारा हैलोजन है और Y2 भी हमारा हैलोजन है, और इससे रिएक्ट करके जो बनेगा वो कंपाउंड हमारा कहलाएगा इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाएगा। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड नाम होगा। मतलब दो हैलोजन जब भी आपस में रिएक्ट करेगा तो करके क्या बना सकता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा। दूसरी बात बाबू, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, उसको बैठाना है। नोट का पॉइंट ये है छोटो कि जब भी इंटर हैलोजन की बात करते हो तो इंटर हैलोजन में याद रखना कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, पहला तो एज अ रूल वाइज बैठाना है आपको, फॉर इंटर हैलोजन कंपाउंड, फॉर इंटर हैलोजन कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम का ज्यादा होना चाहिए सेंट्रल एटम से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से। तब जाके आपका बनता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात होता है वो होता है बाबू कि सेंट्रल वाले में अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड के लिए रूल क्या चाहिए, तो याद रखना कि EN किसका ज्यादा होना चाहिए, EN सराउंडिंग एटम का ज्यादा होना चाहिए। किससे, सेंट्रल एटम से। SA से सराउंडिंग एटम, CA से सेंट्रल एटम का ज्यादा होना चाहिए। और आप पढ़े भी हो, EN सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ, हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन का, तब होता है क्लोरीन का, तब होता है ब्रोमीन का, तब होता है आयोडीन का। तो चलिए एक एक कर करके सारे पे बात करते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं इंटर हैलोजन में, मान लो कि मैंने बोला कि इंटर हैलोजन में X प्लस X2 प्लस Y2 ये रिएक्ट करके अलग अलग टाइप का कंपाउंड बना रहा है। पहला बना रहा है XY टाइप का, हमारा जो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो फॉर्म्ड हुआ ये फॉर्म्ड हो रहा है XY। दूसरा जो फॉर्म्ड हो रहा है वो हमारा हो रहा है XY3 टाइप का कंपाउंड। तीसरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा XY5 टाइप का कंपाउंड। चौथा जो बनने वाला है वो बनने वाला है XY7 टाइप का कंपाउंड। तो जरा ध्यान से समझना, जब भी कभी आप इंटर हैलोजन वाले का रिएक्शन करवाते हो तो बनता है आपको कंपाउंड जो बनता है, इस कंपाउंड का ही नाम आप देते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड, जब भी दो हैलोजन आपस में रिएक्ट करता है। तो अब जरा ध्यान से समझना बाबू, XY टाइप में मैंने क्या लिखा है, जस्ट लाइक कि मान लो CLF है, एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों है, एक एटम में क्या एग्जिस्टेंस होना नहीं होना। अगर XY टाइप का कंपाउंड है तो आप हमें बताओ दो एटम से जब भी से बनेगा आप कैसे बनाओगे, पहले ये बताओ। क्लोरीन है, कौन से ग्रुप का है, 7वां, तो 7 डॉट डालोगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। बताओ एक फ्लोरीन है, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बता दो लोन पेयर कितना बच गया, 1 2 3।
पहली बात की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से निकलता है। सिग्मा आपको बताया है सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, लोन पेयर 3, 3 1 4, 4 में sp3, और दो एटम के बीच में हमेशा शेप कैसा होगा XY वाले का। पहला बात तो याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और शेप होगा लीनियर। शेप कैसा होगा बोलो, लीनियर होने वाला है शेप, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप की बात करेंगे तो दो एटम है तो हमेशा दो एटम से शेप कैसा मिलेगा, लीनियर ही मिलने वाला है बाबू, ये बात को बैठा लेना है। दूसरा है XY3। XY3 टाइप का रहा तो सबसे पहला बात आपको डायरेक्ट बता दें, हैलोजन है सातवां ग्रुप का, 3 हैलोजन 7 3 10 बटा 2 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ये शॉर्ट टेक्निक मैंने आपको बॉन्डिंग में सिखाया है। और अगर शेप की मैं बात करूं तो शेप वाइज अगर आप बात करते हो तो शेप जो इसका होगा बाबू XY3 वाले का वो टी शेप होगा। बनाना हो बना सकते हो आप। एक्स जरा ध्यान से देखना, 3 हैलोजन है, हैलोजन जब भी बनाता है तो सिंगल बॉन्ड, तो आप बताओ हैलोजन के पास टोटल कितना था, कौन से ग्रुप का था, हैलोजन सातवां ग्रुप का था, सातवां ग्रुप का था। दोनों हैलोजन ही, सराउंडिंग भी हैलोजन है, हर हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहां से देखो 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, 3 इलेक्ट्रॉन ले गया, सातवां का था 3 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कितना बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट बराबर 1 लोन पेयर, 2 डॉट बराबर 1 लोन पेयर। इसी को हम लोग कह रहे हैं टी शेप। कौन सा शेप कह रहे हैं, टी शेप कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना हो तो ले सकते हो ClF3, फिर ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे BrF3, BrF3, उसके बाद आप बोल सकते हो ICl3, उसके बाद बोल सकते हो IF3। अच्छा एक बात बताना, अगर हमने बोला कि आप ClBr3 बताओ तो आपको बोलना है ये नॉट एग्जिस्ट। ये तो हो गया तुम्हारा इंटर हैलोजन। लेकिन बताओ यहाँ पे BrCl3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो आप बताओ जरा ध्यान से देख के बताना आप हमें कि अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको क्या दिखाई देगा। क्लोरीन तो सेंट्रल है, 3 ब्रोमीन है, बैठा दो 3 ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन को बैठाते ही आपको दिखाई दे रहा है 2 लोन पेयर आ रहा है। अब बताओ मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए इंटर हैलोजन में, सराउंडिंग का ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, सेंट्रल एटम से। बताओ जो कम नंबर में होता है वो सेंट्रल होता है, तो हमारा क्लोरीन सेंट्रल है, ब्रोमीन सराउंडिंग है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ब्रोमीन से, तो हमारा तो उल्टा हो गया यहाँ पे ना, सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पे बताओ En की बात अगर मैं करूं तो En भाई आप बोलोगे क्लोरीन ज्यादा है ब्रोमीन से, इसके वजह से ClBr3 जो है वो नॉट एक्ट एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन के लिए रूल ही है, जो रूल को आपको बैठाना है कि En वाइज सबसे ज्यादा En किसका होना चाहिए, सराउंडिंग एटम का ज्यादा होना चाहिए सेंट्रल एटम से, तो नॉट एज अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब चलो उसी तरह से अगर हम XY5 की बात करते हैं तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आपको बोलना है। अच्छा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, बहुत देखो सिंगल बॉन्ड 3 है तो 3 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 3 2 5, 5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। पांचवा वाला में बात करते हैं बाबू, जरा ध्यान से देखना, 7 हैलोजन सातवां ग्रुप का है, 5 हैलोजन मोनोवैलेंट, 7 5 12 बटा 2 5, 7 5 12 बटा 2 6, 6 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, sp3d2 है। और आप जरा बताना sp3d2 में आप इसका जो शेप की बात करते हो बाबू, शेप होता है इसका स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। कैसा शेप होता है जल्दी बोलो, स्क्वायर पिरामिडल टाइप का शेप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे, ClF5, और क्या लेंगे BrF5, और क्या लेंगे IF5। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, फ्लोरीन है सराउंडिंग, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है किससे, अदर से, सारे से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सराउंडिंग इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। याद रखना यार, इंटर हैलोजन दे के पूछ ले कौन सा इंटर हैलोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कोई भी इंटर हैलोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो। तो हमेशा सराउंडिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए सेंट्रल वाले से। अगला जाइए, XY7 टाइप का कंपाउंड है। XY7 में बताइए हैलोजन है सातवां ग्रुप, 7 हैलोजन 7 7 14 बटा 2 7, वैल्यू 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 होता है। और दूसरी बात अगर हम शेप की बात करें बाबू, तो शेप जो इसका होगा वो शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, पेंटागोनल
बाईपिरामिडल होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया आपका IF7। तो बताओ इंटर हैलोजन कंपाउंड समझ में आया या नहीं। वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हैलोजन होगा वो इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा, और इंटर हैलोजन कंपाउंड में वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा जिसमें सराउंडिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल वाले से। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान से सुनना बाबू। ICl3 के बारे में आप गौर करना। ICl3 आपका इंटर हैलोजन है, लेकिन इसके बारे में एक दो चीज और, ये एग्जिस्ट करता है डाइमेरिक फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बताओ इसका डाइमेरिक 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करोगे तो आयोडीन भी 2 बार, I2 क्लोरीन को 2 से गुना करोगे तो Cl6 हो जाएगा, I2Cl6। ICl3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बोलो? डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका जो डाइमेरिक होता है वो आपका लिक्विड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? लिक्विड। जरा ध्यान से सुनना यार। I2Cl3 देखो, I यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, अगला Cl यहाँ पे मैंने ले लिया है, फिर मैंने बोला I, यहाँ भी Cl ले लो, Cl ले लो, और यहाँ भी Cl ले लो। अब जरा ध्यान से देखना, इसके पास लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट कर देगा आयोडीन को, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी कोऑर्डिनेट कर देगा आयोडीन को। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I2Cl6। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन वाइज क्या कहोगे? आपको दिखाई दे रहा है ये एटम, बताओ यहाँ पे, जैसा कि आप जान रहे हो कि लोन पेयर तो होने ही वाला है, इस तरह से लोन पेयर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ I2Cl6। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर से। सिग्मा काउंट करो, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3, 4 सिंगल, और लोन पेयर बता दो, लोन पेयर कितना है? 2 है, तो 2, तो 4, 2, 6, 6 में sp3d2। I2Cl6 में पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो बताओ। ICl3 में बोल दे तो क्या बोलोगे? 7, 3, 10/2, 5, 5 में sp3d। आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। लेकिन डाइमेरिक फॉर्म में पूछ ले कि ICl3 का जो डाइमेरिक फॉर्म है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको याद रखना है sp3d2 होता है। ठीक है। दूसरी बात बाबू की जो I2Cl6 है ये आपका क्या होता है कि लिक्विड फेज में डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? ICl2 प्लस प्लस ICl4 माइनस के फॉर्म में। अब बताओ यहाँ पे आयोडीन 7वां, 2 हैलोजन, 7, 2, 9, 1 प्लस तो 1 माइनस, 9 माइनस 1, 8, 8/2, 4, 4 में sp3। फिर से बोल रहे हैं, तरीका बताए थे पहले। देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है देख लो कौन से ग्रुप का है सेंट्रल एटम, 7वां ग्रुप का है, 7 लिख दो। अगर पता है हैलोजन एक बॉन्ड बनाता है, जो एक बॉन्ड बनाता है उसे मोनोवेलेंट कहते हैं। तो 7 मोनोवेलेंट एटम कितना बार है? 4 बार, तो 7, 4, 11, माइनस रहे तो प्लस कर देना, 12, 12/2, 6, 6 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो बैठा लो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि I2Cl6 लिक्विड फेज में किस किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो आपको बोलना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 एंड sp3d2। ठीक है। ऐसे सिंपल बोले डाइमेरिक फॉर्म में बता दो, तो डाइमेरिक फॉर्म में आपको बोलना है कि ऐसे मोनोमर में है sp3d, डाइमेरिक में आयोडीन का है sp3d2। लिक्विड फेज में बोले तो लिक्विड फेज में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ICl2 प्लस ICl4 माइनस के फॉर्म में, जिसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन दिखता है। चलिए, तो ये था बाबू आपका हैलोजन पे बात हम लोग का हुआ है, इंटर हैलोजन कंपाउंड पे। अब देखो जरा ध्यान से समझो, अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड पे बात करेंगे। तो हेडिंग होगा हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पे बात करने जा रहे हैं। तो बाबू सबसे पहला प्रॉपर्टी आ रहा है नॉमेनक्लेचर। किस पे बात करेंगे? नॉमेनक्लेचर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप नॉमेनक्लेचर की बात करते हो तो नॉमेनक्लेचर वाइज हम लोग क्या कहेंगे? रूल क्या है कि नेम ऑफ हैलोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ, पहले देखो इसका रूल कैसे करना है। सो देखो जब भी नेमिंग करना है तो रूल ऐसे चलना है आपको। सबसे पहले नेम ऑफ हैलोजन एटम देना है, ठीक है ना। दूसरा कि नंबर ऑफ हैलोजन अदर एटम,
और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके आगे आपको आइड वर्ड लगा देना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला लिखना है नेम ऑफ, ठीक है, सेंट्रल एटम, हैलोजन में ही बात कर रहे हैं तो सेंट्रल एटम ज्यादा लिख अच्छा रहेगा, प्लस नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक है ना, नंबर ऑफ हैलोजन विद अ नेम, और लास्ट में जो सफिक्स यूज करना है आपको वो सफिक्स आइड वर्ड यूज करना है। समझा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। सुनो पहले, जैसे मान लो कि मैंने बोला ClF है, इसका मैंने बोला कि नेमिंग बताओ। अब बताओ इसमें आपका सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे इसका नाम, पहले लिख दो क्लोरीन, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन का क्लोरीन लिख दो। और आप बताओ फ्लोरीन साउंडिंग है तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन फ्लोराइड। ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। अगला मान लो कि BrCl3 है, पहले ये बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन, तो जो एक्चुअल नेम है वो लिख लो, ब्रोमीन का ब्रोमीन। कितना बार है सराउंडिंग, 3 बार, तो ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड। अब जरा ध्यान से देखो, F2O की बात करते हैं। F2O में बताओ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, पहले ये बताओ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पहले सेंट्रल एटम खोज लो। F2O में सेंट्रल कौन है, ऑक्सीजन, तो लिखो ऑक्सीजन। कितना फ्लोरीन है, 2 बार, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। अगर IF7 दे रहा है तो IF7 में कैसे लिखोगे ये बताओ, पहले सेंट्रल एटम बता दो, आयोडीन, जो सेंट्रल का एक्चुअल नेम में होता है वही लिख दो, आयोडीन। आयोडीन के बाद हेप्टा, 7 है तो हेप्टा वर्ड यूज करेंगे, हेप्टा, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। तो ये नॉमेनक्लेचर का रूल होता है। दूसरी बात, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुना, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, थर्मल स्टेबिलिटी। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हो बाबू, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है तुम्हारा, बोलोगे डायरेक्टली है EN डिफरेंस के, डायरेक्टली है किसके, EN डिफरेंस के। थर्मल स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली है डेल्टा EN के, या फिर आप दूसरे तरीका से बोल सकते हो, वंडरवाल फोर्स से भी जा सकते हो आप। तो बताओ जरा, अगर हम बोल रहे हैं IF ले लो और मैंने बोला BRF ले लो, तो बताओ अगर IF और BRF ले ले तो आप सिंपल वे में बताओ, अगर वैसे नहीं जा सकते हो तो वंडरवाल फोर्स से चले जाओ, जिसमें मोलर मास ज्यादा होगा उसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा तो वो थर्मली स्टेबल होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी IF का ज्यादा हो जाएगा BRF से। रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी में आपको सबसे पहले बता दे बाबू कि रिएक्टिविटी की जो बात करते हो तो रिएक्टिविटी वाइज सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका F2, फिर होता है आपका इंटरहैलोजन, फिर होता है अदर हैलोजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, F2, फिर होता है इंटरहैलोजन, तब होता है अदर हैलोजन। हैलोजन मतलब हैलाइड के साथ। इंटरहैलोजन में आपको जब भी रिएक्टिविटी देखना है तो रिएक्टिविटी के लिए आप सिंपल सा लॉजिक लगा देना कि रिएक्टिविटी इनवर्सली होगा डेल्टा EN के। तो बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, F2, फिर कौन होता है, अगर इंटरहैलोजन भी दे दे और F2 भी दे दे तो सबसे फर्स्ट में रिएक्टिव होगा इंटरहैलोजन, बाद में ही होगा आपका F2। अब आ जाइए, हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन। अब चलिए बात करते हैं आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन इन इंटरहैलोजन कंपाउंड, किसकी बात करने वाले हैं, आयोनाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड में आयोनाइजेशन देखना है। जस्ट लाइक मान लो कि मैंने बोला है 2ICl, आयोनाइजेशन का मतलब ये आयनिक कंपाउंड में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। अगर इसको 2ICl की बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट करेगा आयंस में I प्लस ICl2 पे माइनस के फॉर्म में, ICl2 माइनस के फॉर्म में, ठीक है ना।
और इस वजह से चूंकि आयन है तो आयन ये इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी शो कर सकता है। जस्ट लाइक मान लो कि हम बात कर रहे हैं ICl3। अगर मैंने बोला ICl3, इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ICl2 प्लस ICl4 माइनस के फॉर्म में। आप पढ़े भी हो कि ICl3 I2Cl6 जो है लिक्विड फॉर्म में टूटता भी है ICl2 प्लस ICl4 माइनस में। अगर मैंने बोला IF5 में 2IF5 ले लो, तो इसे कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका है IF4 प्लस IF6 माइनस के फॉर्म में लिख दोगे एंड दिस इज योर हैलाइड कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है ना? उसके बाद BrF3 की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला 2BrF3 की बात करते हो तो कैसे लिखोगे? BrF2 प्लस BrF4 माइनस के फॉर्म में। तो देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड में आयनाइजेशन होता है, मतलब वो आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। दूसरी बात है फ्लोरिनेटिंग एजेंट का बात कर रहे हैं। ये तो आयनाइजेशन की बात कर ली, तो आयनाइजेशन में दिख रहा है कैटायन एनायन के फॉर्म में टूट जा रहा है। दूसरी बात कर रहे हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड में फ्लोरिनेटिंग एजेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो जरा ध्यान से देखना, अगला बात आता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरोनेटिंग एजेंट की बात करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। फ्लोरोनेटिंग एजेंट करना क्या है कि जैसे कि आपको बता दें हम कि ये एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मैंने आपको बताया भी था न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है प्लूटोनियम पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल में से न्यूक्लियर रिएक्टर के दौरान जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसमें आपको प्लूटोनियम पाया जाता है। तो उस प्लूटोनियम को हटाने के लिए OF2 का यूज किया जाता था। याद कीजिए, OF2 उसे चेंज कर देता था और उसे हम लोग बाहर में निकाल लेते थे। तो सेम एज इसमें कुछ फ्लोरिनेटिंग एजेंट की बात करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम ही होता है कि अगला कंपाउंड को फ्लोरीन प्रोवाइड कर देना। जस्ट लाइक कि मान लो मैंने बोला ClF3 का रिएक्शन यूरेनियम से करवा दो, तो जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये क्या प्रोवाइड करता है? बोलो फ्लोराइड आयन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड F माइनस। तो बताओ ये यूरेनियम को F दे देगा तो यूरेनियम UF6 में चेंज हो जाएगा और प्लस यहाँ मिल जाएगा ClF। सेम एज अगर आपने ClF का भी अगर एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तरह ही काम करवा रहे हो और इसको आपने एल्युमिनियम पे दे दिया है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का फंक्शन ही होता है फ्लोरीन प्रोवाइड करना। तो Al एल्युमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ट्राईहैलाइड बनाता है, तो AlF3 अब प्लस क्लोरीन में चेंज हो जाएगा, Cl2 में चेंज हो जाएगा। तो बताओ फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है विच प्रोवाइड क्या चाहिए? F माइनस। तो जल्दी जल्दी बोलो आपने क्या क्या देखा। सबसे पहला तो रिएक्टिविटी में याद रखना F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तब इंटर हैलोजन, तब अदर हैलाइड है। दूसरी बात आयोनाइजेशन की, इंटर हैलोजन कंपाउंड आयंस के फॉर्म में टूट जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी शो कर सकता है। या एक बात और आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड आल्सो यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अगर कहीं भी एक्वस सॉल्वेंट ना लेना हो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेना है, तो उस केस में भी आप इंटर हैलोजन कंपाउंड को यूज कर सकते हो। कहीं भी यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना कि इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये ऊपर का ही है, इसको लिख लीजिएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड may be used as non-aqueous solvent। किसमें यूज करते हैं? नॉन एक्वस। दूसरा बात फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है इंटर हैलोजन। फ्लोरिनेटिंग का मतलब हो गया F माइनस प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, दूसरी बात, जितना भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है बाबू, वो इंटर हैलोजन कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। तो अगला पॉइंट कह रहे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड may be exist in solid, liquid and gas। तीन फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। अब जैसे कि अगर गैसेस फेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो गैसेस फेज में आप बोल दोगे कि गैस में एग्जिस्ट करता है ClF, ClF3, ClF5।
अगर हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं तो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है BrF3 BrF5। और अगर हमने सॉलिड फेज की बात किया तो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है IF5। तो पहले तो ये बात को बैठा लो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में, ठीक है ना, कंटेनिंग फ्लोरीन, जिस इंटर हैलोजन कंपाउंड में फ्लोरीन होगा वो बाबू कलरलेस होगा, ठीक है ना, और कलरलेस होगा। बट वैसा कंपाउंड जिसमें आपको हैबियर हैलोजन है वो कलर नेचर का होगा। तो अगला पॉइंट लिखने वाले हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन आर कलरलेस। कलरलेस, लेकिन बट कंपाउंड कंटेनिंग हैबियर हैलोजन, बट कंपाउंड कंटेनिंग हैबियर हैलोजन are colored in nature। ठीक है, कैसा नेचर का होगा? कलर नेचर का होगा। अगला बात बाबू की जितना भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है वो कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसा होता है? जल्दी बोलो। इंटर हैलोजन कंपाउंड आर कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, अगला बात वो होगी अगर आपने इंटर हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन मेटल से करवा दिया है तो क्या होगा। जैसे कि मान लो मैंने लिया है इंटर हैलोजन और इंटर हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन आप क्या करवा रहे हो? मेटल के साथ करवा रहे हो। मेटल के साथ करवाते ही ये बना लेगा दो तरह का हैलाइड MXM, ठीक है ना, एक्स डैश टाइप का कंपाउंड बना लेगा क्योंकि दोनों हैलोजन है तो दोनों हैलाइड बना लेगा। जस्ट लाइक कि मान लो कि मैंने रिएक्शन कहा कि ICl का रिएक्शन सोडियम से करवा दो तो सोडियम Cl के साथ भी रिएक्ट करेगा, I के साथ भी, Cl से रिएक्ट करके NaCl, I से रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड का। अब आता है बाबू हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। जितना भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो सबका सब हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होके अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट देता है। तो अब हेडिंग होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। किसका हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हम लोग देखने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना बाबू। अगर मान लो मैंने सबसे पहला ले लिया है इंटर हैलोजन XY टाइप का, XY का अगर आपने वाटर से रिएक्शन करवाया है तो बनेगा यहाँ से HX प्लस HOY टाइप का कंपाउंड बनेगा और HOY को ही कह रहे हैं हाइपोहैलस एसिड। इसका नाम है हाइपोहैलस एसिड। वैसा इंटर हैलोजन कंपाउंड जिसमें आपको मात्र दो हैलोजन है उसमें आपको हाइड्रा एसिड प्लस हाइपोहैलस एसिड बनता है। दूसरा बात कि अगर आप XY3 का वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो वाटर से रिएक्शन करवाने के बाद जो बनेगा वो बनेगा HX और फिर बन जाएगा HYO2 टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग हैलस एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? हैलस एसिड कहते हैं। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरस, फ्लोरीन फ्लोरस, ठीक है ना, ब्रोमीन ब्रोमस, इस तरह से। अगला बात कि अगर आप इसी में करवा दो XY7 टाइप के कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक है,
XY7 का वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा HX, एक हाइड्रा एसिड तो बनना ही है, और बनेगा HYO4 टाइप का कंपाउंड जिसको परहैलिक एसिड कहते हैं, परहैलिक एसिड कहते हैं। और सेम एज अगर XY5 टाइप के कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो HX बनेगा, और अगला HXO3 टाइप का कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग हैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है, आप बैठा सकते हो। जैसे भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं तो दो तरह का, एक हाइड्रा एसिड बनता है, दूसरा ऑक्सी एसिड मिलता है, और वो आपके सामने है किस किस तरह से होगा। जस्ट लाइक मान लो, एक एक एग्जांपल हम सारे पे ले लेते हैं। मान लो कि मैंने बोला है कि आप ऐसा करो कि आपको करना क्या है कि आप ले लो CLF, ले लो CLF का वाटर से रिएक्शन करके बताओ क्या बनेगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया है कि इसमें पहले तो आप नीचे एक नोट करके बैठा लो। नोट करके ये आपको बैठाना है कि जो भी आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आपको क्या करना है, उसका हाइड्रा एसिड बनाना है। इंटर हैलोजन में हाइड्रोलिसिस के बाद, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का बनाना है आपको हाइड्रा एसिड, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का बना देना है आपको ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो लेस, जैसे बताओ क्लोरीन लेस है तो इसका बनाना है हाइड्रा एसिड, HCl बना देंगे, और फ्लोरीन मोर है तो इसका बनाएंगे ऑक्सी एसिड, HOF टाइप का कंपाउंड बना देंगे। हो गया हमारा काम। मान लो कि मैंने बोला कि तुम एक काम करो, मैंने आपको बोला कि BrCl3 ले लो। पहले ये देख लिया करना कि क्या यार वो इंटर हैलोजन कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और तरीका सिंपल सा है, इंटर हैलोजन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका सिंपल सा लॉजिक है, सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सेंट्रल वाले से। बताओ इसका जैसे वाटर से रिएक्शन करवाओगे, लेस वाले का हाइड्रा एसिड बनाना है, बना दो HBr, मोर वाले का ऑक्सी एसिड बनाना है, तो बताओ XY3 टाइप के कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, HYO2, तो HYO2 के जगह हम लिख लेंगे HClO2। ठीक है, और HClO2 को कहेंगे क्लोरस एसिड कहेंगे। कौन सा एसिड कहेंगे, क्लोरस एसिड कहेंगे। तो पहली बात की बाबू, अब आ जाओ जरा हम लोग एक दो नोट का पॉइंट पहले लिखते हैं तो और क्लियर होगा आपको। नोट का पॉइंट क्या है सो समझना। नोट का पॉइंट है कि आपको अगर कह रहा है हाइपोहैलस की बात की जा रही है, हाइपोहैलस, हाइपोहैलस की बात की जा रही है, जिसमें हमने आपको बोला है कि हाइपोहैलस में आपको लेना है HOY टाइप में लेना है। तो हाइपोहैलस में Y में सब एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आएगा सबका सब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा हैलस में, हैलस एसिड की बात करते हो आप, तो हैलस वाले में पहले आपको ये बैठाना है कि हैलस वाले में आपको होने वाला है HYO2 टाइप का होगा, और इसमें सिर्फ एग्जिस्ट करेगा ओनली क्लोरीन वाला। हैलिक वाला में, हैलिक एसिड वाले में HYO3 टाइप के कंपाउंड में आपको एग्जिस्ट करने वाला है क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। और पर हैलिक में जो कि है HYO4 टाइप का है, इसमें आपको एग्जिस्ट करेगा फिर से अगेन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक मार्केबल पॉइंट आ गया यहाँ पे, हाइपोहैलस में फ्लोरीन आ रहा है, हैलस हैलिक में फ्लोरीन नहीं आएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बात कि हैलस में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन आने वाला है। हैलस सिर्फ किसका बनेगा, क्लोरीन वाले का बनेगा, ब्रोमीन, आयोडीन का हैलस एसिड नहीं बनता है। अब बाबू एक आता है स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हैलोजन, इसके बारे में आते हैं। तो चलिए सुनते हैं स्यूडो हैलाइड, स्यूडो हैलोजन किसको कहते हैं। ध्यान से देखना है, स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हैलोजन।
मैंने आपको क्या बोला, किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, स्यूडो हैलाइड और स्यूडो हैलोजन के बारे में पढ़ना है। देखो बाबू, सबसे पहला बात कि स्यूडो हैलाइड या स्यूडो हैलोजन की अगर बात करते हो तो उसमें आता क्या है, पहले ये सुनो आप। देखो, सबसे पहली बात हम ये कह रहे हैं कि स्यूडो हैलाइड स्यूडो हैलोजन के लिए करना क्या है आपको, सिंपल लॉजिक में बात करें तो वैसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन होगा, तो 1 नाइट्रोजन होगा और उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो आप उसको एज ए काम करता है, उसका फंक्शन काम करता है हैलाइड की तरह, तो काम हो जाता है स्यूडो हैलाइड। और अगर वो डायमेरिक फॉर्म में है तो कहलाएगा स्यूडो हैलाइड। फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, स्यूडो हैलोजन कहलाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है, अ कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट, कम से कम अगर 1 नाइट्रोजन है और इसमें कौन सा चार्ज होल्ड हो रहा हो, निगेटिव चार्ज होल्ड हो रहा हो, तो वैसे कंपाउंड का नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, स्यूडो हैलाइड नाम दिया जाता है। लेकिन अगर कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन हो और वो बाबू आपको डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, किस फॉर्म में, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उससे हम लोग स्यूडो हैलोजन कहते हैं। यार देखो, हैलाइड किसको कहते हो, एक्स माइनस हैलोजन पे माइनस को हैलाइड कहते हैं। तो चूंकि इसका प्रॉपर्टी जो है ना हैलोजन से मिलता जुलता होता है, तो नाइट्रोजन वाले को कह देते हैं स्यूडो हैलाइड और डायमेरिक फॉर्म को कहते हैं स्यूडो हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो हैलोजन कहते हैं। अब जैसे कि मान लो हमने क्लासिफाई कर दिया, ये एक तरफ मैंने लिखा है स्यूडो हैलोजन, दूसरा तरफ हम लिख रहे हैं स्यूडो हैलाइड। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कौन सा स्यूडो हैलोजन है या स्यूडो हैलाइड है, तो नाइट्रोजन जो होगा वो आपका होगा और जिसमें नाइट्रोजन नहीं होगा वो स्यूडो हैलोजन का काम नहीं करेगा, तो स्यूडो हैलाइड। अभी प्रूफ भी कर देंगे कैसे, उसको भी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो CN2 है, CN हॉल 2 है, इसको कहते हैं साइनोजेन, साइनोजेन कह रहे हैं। अब तुम खुद हमें बताओ, इसमें नाइट्रोजन मिल गया, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए स्यूडो हैलाइड है। Cn माइनस की बात करो, इसे साइनाइड कह रहे हैं, ये स्यूडो हैलाइड है क्योंकि नाइट्रोजन मिल गया, नेगेटिव चार्ज है, तो स्यूडो हैलाइड कहेंगे इसे, इसका नाम है साइनाइड है। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो HCN हॉल ट्वाइस है, इसको कह रहे हैं थायोसाइनोजेन कह रहे हैं, थायोसाइनोजेन कह रहे हैं। सेम एज अगर हमने HCN माइनस ले लिया है तो हम इसको कह रहे हैं थायोसाइनाइड कह रहे हैं। बस हमें ये बताओ, आपको इंटर हैलोजन में अगर वैसा कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन होता है, उसे निगेटिव चार्ज वाले को स्यूडो हैलाइड, और निगेटिव चार्ज वाले को क्या बोला मैंने, स्यूडो हैलाइड, और अगर डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे स्यूडो हैलोजन। तो ये बताओ आपका हो गया थायोसाइनाइड कहेंगे इसे, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने दे दिया है SECN हॉल ट्वाइस, सेलेनोसाइनोजेन है ये, SECN हॉल ट्वाइस है, इसका नाम जो आप बोलोगे सेलेनोसाइनोजेन, साइनोजेन कहोगे। अब बताओ, हम इसे ही को लिख रहे हैं SECN माइनस, ये आपका स्यूडो हैलाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगेन फिर से हम बोल रहे हैं N3 माइनस, N3 माइनस को भी हम लोग स्यूडो हैलाइड की तरह ट्रीट करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो कि OCN माइनस, ये भी हमारा स्यूडो हैलाइड है। इसी तरह से हमने ले लिया NCN2 माइनस, साइनामाइड, ये भी आपका स्यूडो हैलोजन। नाइट्रोजन दिखा, माइनस दिखा, स्यूडो हैलाइड होगा। अगर नाइट्रोजन दिखा, डायमेरिक फॉर्म दिखा, स्यूडो हैलोजन होगा। आशा रखते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अब चलो जरा ध्यान से
जो बात बोल रहे हैं उसको समझना। मान लो कि मैंने बोला कि कैसे होता है, जरा ध्यान से देखना। CuSO4 का अगर आप रिएक्शन करवाते हो Ki से, तो बाबू Ki से रिएक्शन के बाद, आयोडीन से रिएक्शन के बाद ये बनाता है CuI2 जो आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे, और अगला बनता है K2SO4। अब जो ये CuI2 है ये सेल्फ में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है Cu2I2 में अब प्लस I2 में। सेम रिएक्शन यहीं पे, सेम रिएक्शन आप CuSO4 का रिएक्शन KCN से करवा दो। बताओ यहाँ I क्या है, आयोडाइड है तो हैलाइड है, यहाँ Cn माइनस है, ये सीडो हैलाइड है। रिएक्शन दोनों का सेम ही होगा। कैसे होगा सेम? सो देखो दोनों का रिएक्शन सेम जाता है। आप बताओ यहाँ पे बना दो CuCN हॉल ट्वाइस और प्लस में K2SO4। मैंने बोला था ना CuI2 टूट जाता है, उसी तरह से CuCN हॉल 2 भी टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? Cu2CN हॉल 2 अब प्लस साइनोजेन गैस में टूट जाता है। देखो हूबहू वही रिएक्शन हुआ है, बस I2 है वहां Cn का हॉल ट्वाइस है। तो प्रॉपर्टी रिएक्शन का लक्षण मिलता जुलता है, क्योंकि हैलोजन नहीं है उसलिए नाम पड़ गया सीडो हैलाइड। अच्छा एक दो बात और बाबू, Cu+2 पे अगर आपने I- का यूज किया, यहां देखो I- का यूज किया, या फिर आप Cn- का यूज कर रहे हो, या फिर आप H2O3 पे 2- का यूज कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चेंज कर देगा। Cu+ में बैठा के रखिएगा। अगर आप I-, Cn-, H2O3 पे माइनस का यूज करते हो तो चेंज हो जाता है आपका किसमें? किप्रोस आयन में चेंज हो जाता है। अब आता है आपका इंटर स्यूडो हैलोजन। देखो इंटर स्यूडो हैलोजन किसे कहते हैं? वैसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन और कार्बन नाइट्रोजन दोनों, हैलोजन और Cn ग्रुप हो, तो उसे इंटर स्यूडो हैलोजन कहते हैं। तो अब हम लोग का जो हेडिंग है वो है इंटर स्यूडो हैलोजन है। इंटर स्यूडो हैलोजन की बात कर रहे हैं। इंटर स्यूडो हैलोजन के लिए नॉर्मल सा वे क्या है कि वैसा कंपाउंड जिसमें आपको क्या मिलेगा? हैलोजन मिलेगा और Cn- मिलेगा। मतलब कि हैलोजन भी हो और Cn भी हो, साइनाइड भी हो, तो वैसे को कहोगे इंटर स्यूडो हैलोजन कहोगे। जस्ट लाइक ClCn क्या है बताओ? ClCn हैलोजन है और Cn ग्रुप है, इंटर स्यूडो हैलोजन है। ICN इंटर स्यूडो हैलोजन है। BrCn इंटर स्यूडो हैलोजन है। तो इस तरह से अगला है बाबू पॉलीहैलाइड्स की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीहैलाइड की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पॉलीहैलाइड आयन की बात कर रहे हैं। पॉलीहैलाइड में जस्ट लाइक आयंस के फॉर्म में होगा, जस्ट लाइक F3- ले लो, I3- ले लो, उसी तरह से I7- ले लो, I8 पे 2- ले लो, फिर आप I5 पे 2- ले लो, ये सब स्यूडो हैलाइड है। देखो होता क्या है कि जब अगर आप आयनिक हैलाइड का रिएक्शन इंटर हैलोजन से करवाते हो, तो जैसे मान लो कि मैंने KCl लिया, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, KCl का रिएक्शन ICl से करवा दिया। तो KCl का जैसे ही ICl से करवाया है तो Cl इसको दे देगा तो बन जाएगा K+ और ये हो जाएगा Cl- दे रहा है तो ICl एक था, दो Cl मिलके ICl2- हो जाएगा। और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको दो पोल है, उसके बीच में आयनिक फॉर्म में फोर्स लगेगा। अगेन फिर से बताओ, KCl का रिएक्शन अगर हमने ICl3 से करवा दिया, एक क्लोरीन एक्सचेंज कर देगा, क्या बनाएगा? K+ ICl4 पे माइनस। वैसे ही अगर हमने बोला IF5 का रिएक्शन, मैंने बोला CSF से करवा रहे हैं, F दे दो तो क्या हो जाएगा बताओ? CSF प्लस IF6 पे माइनस का फॉर्मेट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, F3- के बारे में जो जो टर्म बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। F3- के बारे में ध्यान से देखना है। F3- का जो फोर्स होता है वो इस तरह से होता है, F-F। और जरा ध्यान से देखो, इसके बीच में वंडरवाल फोर्स लग रहा है। इस वंडरवाल फोर्स को कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। कौन सा अट्रैक्शन कहते हैं? आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा फोर्स है ये है आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। तो F3- में जो फोर्स लग रहा है, देखो यार ये आयन है,
ठीक है। और आयन डाइपोल से ज्यादा अच्छा है, अब यहाँ पे कंप्लीट डाइपोल नहीं आ रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो लगाओ आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स लग रहा है जल्दी बताओ, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है F3 माइनस के बीच में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला आ रहा है I3 माइनस का स्ट्रक्चर। I3 माइनस का स्ट्रक्चर आपने ढेरों बार लिख लिया है, फिर भी बता दे रहे हैं। I3 माइनस का बॉन्डिंग में भी पढ़ते आए हो, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगला कि ये 1 2, ठीक है, और नेक्स्ट में ये 3। इसका जो शेप होता है वो लीनियर शेप होता है। कैसा शेप होता है, लीनियर। I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन बात करोगे तो एक आयोडीन है 7वां, 2 आयोडीन जुड़ रहा है तो 7 2 9 माइनस 1 10, 10/2 5, 5 में हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। शेप की बात करोगे तो शेप इसका होगा लीनियर शेप होगा। कैसा शेप होगा, लीनियर शेप होगा I3 माइनस का। अगला आता है I5 माइनस। I5 माइनस की बात करते हैं तो कैसे I5 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे, जरा ध्यान से देखना होगा। कुछ स्पेशल शेप है जिसको आपको बैठाना है। I माइनस, यहाँ I, यहाँ I, जरा ध्यान से देखो, गौर करो। यहाँ पे इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स आपको दिखाई दे रहा है आयन इंड्यूस डाइपोल है। I5 माइनस में पहला बोल दे तो आपको बोलना है आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होगा, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा। दूसरी बात कि इसका जो शेप होता है I5 माइनस का वो होता है L शेप होता है। कौन सा शेप होता है, L शेप होता है। अगला आ जाइए I8 पे 2 माइनस। I8 पे 2 माइनस की बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना बाबू। I8 पे 2 माइनस का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, ये आयोडीन है, फिर अगला ले लो यहाँ पे I माइनस, फिर अगला में क्या करना है, आयोडीन लेना है, फिर जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे अगेन फिर से आपको I माइनस लेना है, फिर यहाँ पे 2 आयोडीन लेना है। जरा गौर कीजिएगा, इसके बीच में अगेन फिर से आयन है और आयन यहाँ पे होगा इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन होगा, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो गौर करना है, इस तरह के शेप को नाम दिया जाता है जेड शेप। तो बताइए, पहला अट्रैक्शन तो आपको दिख ही रहा है, अट्रैक्शन में कौन सा अट्रैक्शन है, आयन इंड्यूस डाइपोल है। अरे यार नॉन पोलर है और ये आयन है, तो बीच में जो लगेगा वो लगेगा आयन इंड्यूस डाइपोल लगेगा। दूसरी बात की, अगर आयन इंड्यूस डाइपोल तो लग रहा है, दूसरी बात की इसका शेप कैसा होता है, I8 पे 2 माइनस का जेड शेप होता है। कौन सा शेप होता है, जेड शेप होता है। अगला में आ जाइए IF7 माइनस। तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट शेप भी है इंटर हैलोराइड का जो है, ठीक है ना, तो आपको वो भी बैठाना है। जैसे मान लो कि सो पॉलीहैलाइड्स में जो बताएं, जैसे मान लो I7 माइनस है, I7 माइनस है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका सिंपल है। पहले लिखो I, अगला भी I यहाँ लिखो, यहाँ पे I माइनस लिखो, फिर यहाँ I लिखो, अगेन फिर से यहाँ पे भी आयोडीन लिख दो। देखो इस तरह से आपको बनाना होता है। और फोर्स वाइज अगर बात करते हो आप, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोर्स लगता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगता है, और इसका जो शेप होता है वो होता है टी शेप होता है। कौन सा शेप होता है, टी शेप होता है। तो कुछ बाबू जो काफी इंपॉर्टेंट है, I3 माइनस का शेप होता है लीनियर, I5 माइनस का शेप होता है L शेप, I8 पे 2 माइनस का शेप होता है Z शेप, I7 पे माइनस का शेप होता है T शेप। इसको आपको बैठाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑक्साइड की बात करके, ऑक्सी एसिड की बात करके इधर से हम लोग का ये समाप्त हो जाएगा। जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला आता है ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की ऑक्साइड की बात करते हो बाबू, तो सबसे पहला आता है Cl2O, फिर आता है आपका ClO2, उसके बाद आता है आपका Cl2O6, फिर आता है आपका Cl2O7 आता है। तो ध्यान से समझिएगा, Cl2O की अगर बात करें हम, तो Cl2O की बात अगर आप करते हो तो ये ब्राउनिश येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ब्राउनिश येलो। ये गैसेस फेज में होता है और ऑन कूलिंग करने पे
जैसे ही आप कूल करते हो तो ये चेंज हो जाता है आपका लिक्विड में Cl2O एज अ लिक्विड, जिसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर देखना हो तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। ठीक है, और अगर थीटा की बात करोगे तो थीटा इसका आपको 110 डिग्री का होगा। ठीक है, लिक्विड में। अब जरा ध्यान से देखना, इन लिक्विड एंड सॉलिड फेज में, किसमें? इन लिक्विड और सॉलिड फेज में। जल्दी से बताना है, अगर गैसेस फेज में रहा तो कलर कैसा आने वाला है? जल्दी बोलो। कलर आने वाला है ब्राउनिश येलो। अगर कूल कर देते हो तो कलर कैसा आएगा? ऑरेंज कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा? ऑरेंज कलर का। अगला आ जाइए ClO2। ClO2 की बात करें तो ClO2 का जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। पेल येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? पेल येलो कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो ये कुछ ऐसा बनता है। ClO2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से होगा। बताओ क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 7वां। तो 7 है तो 2 2 4 बच जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। बाबू एक बॉन्डिंग में टर्म पढ़ना है कि जब भी किसी स्पीसीज के पास एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो वैसा बॉन्ड को हम लोग कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जरा ध्यान से देखना, Cl डबल बॉन्ड हो, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसमें इंसर्ट हो जाता है। और गौर से देखिए तो आपको एक चीज दिखाई देगा, इसमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। सेंटर 2 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्ड का बनाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड बनाता है। और थीटा की बात करते हो इसका, तो थीटा इसका आता है 117 डिग्री का थीटा आता है। Cl2O6 की बात करते हैं तो Cl2O6 जो है ये डीप रेड होता है लिक्विड फेज में। अगर आपका ये लिक्विड फेज में है तो किस फॉर्म में होगा? डीप रेड में होगा। और अगर ये सॉलिड फेज में होगा तो सॉलिड फेज में ये किस फॉर्म में होगा? डार्क येलो फॉर्म में होगा। डार्क येलो फॉर्म में होगा। अब जरा ध्यान से देखना, 2 क्लोरीन है, बना दो। अब आपको यहाँ पे 6 ऑक्सीजन को अरेंज करना है। 3 यहाँ से भी, 2 2 4 2 6। ये हो गया आपका Cl2O6 का। अगला आता है Cl2O7 जो कलरलेस सॉलिड होता है एट अ रूम टेम्परेचर। Cl2O7 कैसा होता है बताओ? कलरलेस सॉलिड है। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कलरलेस सॉलिड है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे? क्लोरीन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, अगेन फिर से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cl2O7। तो बाबू ये था आपका ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, जो कि ये भी समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म की ओर। थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं और हाइड्रा ऑक्सी एसिड पढ़ के खत्म करते हैं। बस एक बात बस आप ये बैठा लेना कि Cl2O6 जो है बाबू ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? ClO2 प्लस और प्लस ClO4 माइनस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर के बाद ऑक्सी एसिड खत्म हो गया, आपका हैलोजन आइड समाप्त हो गया। तो जल्दी से देखना है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करने जा रहे हैं। कौन सा पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर की बात करने जा रहे हैं। तो गौर कीजिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप क्या कहोगे। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ये पेल येलो पाउडर होता है। कैसा होता है? ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर होता है, पेल येलो पाउडर है। दूसरी बात बाबू, ब्लीचिंग पाउडर का 2 स्ट्रक्चर होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होता है। एक होता है ऑर्डलिंग फॉर्मूला, दूसरा होता है क्लीफॉर्ड फॉर्मूला होता है। तो जो हम बोलने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। तो यार देखो, ब्लीचिंग पाउडर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 तरह से होता है। पहला होता है रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डरिंग फॉर्मूला के फॉर्म में।
ऑर्डरिंग फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो है CaClOCl, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको पहले तो ये बैठाना है कि इसमें अलग अलग टाइप का आयन होता है, Ca+, OCl- और Cl-, 3 तरह का आयन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तैयार करने का सिंपल सा होता है कि जैसे ही आप Cl2 का रिएक्शन करवा देते हो, किससे करवाते हो, CaOH का हॉल्ट वाइज से करवाते हो, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, चेंज हो जाएगा, ये CaOCl2 प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा, और ये ऑटो ऑक्सीडेशन होके चेंज हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन होके इसमें चेंजिंग आ जाता है। क्या चेंजिंग हो जाता है, OCl3 का होल थ्राइस, यार ये OCl3 है, OCl3 का होल थ्राइस प्लस CaCl2 में चेंज हो जाता है। ज्यादा नहीं, आप बस ये बैठाओ कि अगर ऑर्डरिंग फार्मूला बोले तो बोलना है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। और दूसरा होता है क्लिफोर्ड फार्मूला होता है। क्लिफोर्ड फार्मूला जरा ध्यान से सुनना है कैसे है। अगला जो आता है वो हमारा है क्लिफोर्ड फार्मूला। क्लिफोर्ड फॉर्मूला है। अब ये क्लिफोर्ड फॉर्मूला आपका क्या है, जरा ध्यान से, CaOCl होल ट्वाइस, फिर CaCl2, CaOH होल ट्वाइस और H2O, ये आपका क्लिफोर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें हाइड्रेटेड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोफ्लोराइड को ही कहते हैं हम लोग क्लिफोर्ड फॉर्मूला। तो बस 2 फॉर्मेट आपको बैठाना होता है, लिख भी दे रहे हैं, क्या मैंने बोला, हाइड्रेटेड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग कहते हैं क्लिफोर्ड फॉर्मूला। लेकिन बार बार मैंने आपको बोला है ये बैठा के रखो यार, जो जो टर्म बोला जा रहा है, पहला है क्लिफोर्ड, दूसरा ऑर्डरिंग। क्लिफोर्ड फॉर्मूला है आपका CaOCl2, और आप सॉरी ऑर्डरिंग है CaOCl2, जो आप लोग कितना बार यूज भी करते हो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। लेकिन अगर बोल दिया क्लिफोर्ड फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2 CaCl2 CaOH ऑल ट्वाइस और हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, इसी को कहते हैं। और ये हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। खत्म हो गया आपका हैलोजन फैमिली। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन की बात करने वाले हैं। हैलोजन के अगर ऑक्सी एसिड की बात करते हो तो सबसे पहला ऑक्सी एसिड आता है आपका HClO, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन में मेनली हम लोग क्लोरीन की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरीन का ही जिक्र होगा। तो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन में सबसे पहला आ रहा है HClO, दूसरा आ रहा है HClO2, तीसरा आ रहा है HClO3, चौथा आ रहा है HClO4। नाम वाइज अगर बात करें तो इसका नाम है हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। बताओ इसका नाम क्या है, आपका नाम है इसका हाइपोहैलस यानी हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड इसको कहते हैं। इसका नाम जो होता है वो होता है क्लोरस एसिड होता है। इसका जो नाम होता है वो होता है क्लोरिक एसिड नाम होता है। इसका जो नाम होता है वो नाम होता है पर क्लोरिक एसिड नाम होता है। कौन सा एसिड नाम होता है, पर क्लोरिक नाम होता है। लेकिन फिर से बोल दूं, जितना भी है ऑल टू ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज, ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज। कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। दूसरी बात, ऑक्सी एसिड के केस में हम लोग पढ़े हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ऑक्सी एसिड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के। जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उस वाइज एसिडिक का कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HClO से ज्यादा होता है HClO2, उसके बाद होता है HClO3, फिर होता है HClO4।
एक्सेप्ट HClO4 जितना भी है सारा का सारा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर बोल दे कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, तो एक्सेप्ट HClO4 ऑल ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऑल्सो क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन, पहले तो आप इस बात को भी बैठा लीजिए, प्रोपोर्शनेशन को शो करेगा, नेशन शो करने वाला है। ठीक है, तो आप क्या बोला मैंने आपको, सिर्फ HClO4 को छोड़ देना है, बाद बाकी चाहे वो HClO है, HClO2 है, HClO3 है, ये सब का सब डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन कौन शो करेगा, HClO, HClO2, HClO3, HClO4 नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, तो वो हार्डली डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इसके साथ आपका ये द एंड हुआ।